हाय डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक्चुअल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे होगा और जो कैप राउंड्स है एडमिशन के, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3, उसको कैसे फेस करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में एकदम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं। तो जैसे कि कुछ दिनों में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो चालू होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि अगर मुझे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? तो सिंपल है, जब आपने CET एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था, आपने CET एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए कौन सा वेबसाइट यूज़ किया था? सामने है आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे cetcell.mahacet.org। ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट यूज़ करके आपने CET का फॉर्म भरा था, उसके बाद उसका हॉल टिकट डाउनलोड किया था, उसके बाद आपका CET का रिजल्ट भी आपको वहीं पे मिला था। वही वेबसाइट आपको यूज़ करना है, राइट। अब कुछ दिनों में जैसे ये प्रोसेस चालू होगा, आपको ये वेबसाइट विज़िट करना है। जैसे आप विज़िट करोगे, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन बोल के एक वहाँ पे आइकॉन होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपने CET दिया था या नहीं, MHT CET दिया था या नहीं, यस और नो। जैसे आप यस के ऊपर क्लिक करोगे, आपको वहाँ पे वो पूछेंगे एंटर योर CET सीट नंबर। CET का सीट नंबर आपको वहाँ पे एंटर करना है। जैसे CET का सीट नंबर आप वहाँ पे एंटर करोगे, आपको आपका CET का रिजल्ट वहाँ पे दिखेगा और वो आपको यस सबमिट करके आपको आगे प्रोसीड करना है। जैसे आप आगे प्रोसीड करोगे, वहाँ पे यूनिक जो आईडी रहता है, एप्लीकेशन आईडी हम उसको बोलते हैं, एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा, राइट। वहाँ पे आपको आपका पासवर्ड भी सेट करना है, राइट। ये प्रोसेस जो है एकदम प्रिलिमिनरी है, उसमें आपको आपका यूनिक एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड मिलता है कि जो आपको किसी को भी शेयर नहीं करना है, राइट, किसी को भी नहीं बताना है। तो जैसे आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिलता है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन वो पूछेंगे कि कैंडिडेचर टाइप क्या है, राइट, आपका एड्रेस होगा, उसके बाद आपका 10th रिजल्ट का जो पूरा डिटेल है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको वहाँ पे भरने हैं, उसके बाद 12th के मार्क्स आपको भरने हैं, राइट। ये सब कुछ भरने के बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट होगा, राइट। उसमें 10th 12th जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ना स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी आपका जो जीमेल है उसके ड्राइव में रखना है। क्योंकि जब आप ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जाने वाले हो, राइट, फॉर्म भरने वाले हो, उस टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आपको लगेगी वहाँ अपलोड करने के लिए। तो ये जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उस लिस्ट में हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर पे जाना होगा। अभी फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पे है, राइट, उसका इंफॉर्मेशन आपको अगेन इसी वेबसाइट पे मिलेगा, cetcell.mahacet.org। इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा कि आपके घर के नज़दीक, राइट, आपके घर के आसपास कौन सा कॉलेज है कि उसमें फैसिलिटेशन सेंटर अवेलेबल है। अभी वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर का मतलब ये है कि वहाँ पे आपको हर चीज़ का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। आपको कंप्यूटर दिया जाएगा, मोबाइल पे फॉर्म भर के मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस है, तो प्रॉपर आप कंप्यूटर यूज़ करके फॉर्म भरो। साइबर कैफ़े यहाँ वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कॉलेज में जाओ, जो इंजीनियरिंग कॉलेज आपके नज़दीक है, राइट, वहाँ पे आपको सिस्टम दिया जाएगा, कंप्यूटर दिया जाएगा, उसका यूज़ करके आप प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन भरिए, डॉक्यूमेंट स्कैन करें, अपलोड कीजिए और वहीं पे आप आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज नहीं जाना है तो आप घर बैठ के आपके लैपटॉप में आपका पर्सनल कंप्यूटर है घर पे, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो स्कैनिंग है, डॉक्यूमेंट का अपलोडिंग है, ये सारा प्रोसेस आप घर के अंदर, आपके घर के अंदर कर सकते हो। लेकिन वेरीफाई करने के लिए आपको कंपल्सरी फैसिलिटेशन सेंटर पे जाना ही है।
फैसिलिटेशन सेंटर पे अगर आप जाते हो तो जाते समय आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है कि जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड किए हैं। वहाँ जाने के बाद जो एफसी सेंटर का जो ऑफिसर है वो आपका जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करके आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है, राइट, उसका एक एक्नॉलेजमेंट आपको एफसी का स्टैंप लगा के दे देगा। यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन का विथ वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ दिनों में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाती है। अभी होता क्या है कि ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यानी कि डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करना है, अपलोडिंग करना है, उसका वेरिफिकेशन करना है, उसके लिए गवर्नमेंट एक टाइम देता है, कुछ डेट्स देता है, उसी टाइम पे आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। मान के चलो कि आपका कैटेगरी ओबीसी है, ओके, और आपके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट उस टाइम पे नहीं था, तो फिर आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो किया, वेरिफिकेशन भी किया, लेकिन वो नॉन क्रिमिनल न होने की वजह से आपका ओपन कैटेगरी में चला गया। अभी रहता क्या है, ये जो फोर्थ पॉइंट है, सबमिशन ऑफ ग्रीवियंस, यानी कि चुका दुरुस्ती। अगर आपको उस सबमिशन ऑफ ग्रीवियंस के भी डेट्स रहते हैं कि ये डेट को ग्रीवियंस पीरियड होगा, वो भी आपको maha.cet.org का जो वेबसाइट है वहाँ पे मिलेगा, राइट। वो डेट को आपको अगेन उस सीएफसी सेंटर पे जाना है, और अगर आपको नॉन क्रिमिनल मिलता है तो नॉन क्रिमिनल लेके जाइए, राइट। दोबारा उस नॉन क्रिमिनल लॉगिन करके नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, आपका ओपन कैटेगरी जो है अगेन ओबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि रजिस्ट्रेशन करते समय बच्चे जो है अपना कैंडिडेचर टाइप गलत डालते हैं, मेल के जगह पे फीमेल डालते हैं, मैथमेटिक्स के मार्क्स में गलतियां करते हैं, अलग अलग टाइप की गलतियां रहती है। ये सारी गलतियां जो है उसको आप सुधार सकते हो। वो सुधारने का एक 3 दिन का टाइम रहता है, उसे हम बोलते हैं सबमिशन ऑफ ग्रीवियंस। उस टाइम पे आप करेक्शन जो चाहिए वो करेक्शन आप उस टाइम पे कर सकते हो, और उसके बाद बिल्कुल चांस नहीं रहता करेक्शन का। सीधा 5th पॉइंट रहता है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। आपका सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट लग गया तो फिर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, और फाइनल मेरिट लिस्ट से ही आपका अलॉटमेंट होगा, आपको कॉलेज मिलेगा। तो चलो हम देखते हैं आगे। ये जो मेरिट लिस्ट रहता है उसमें मेरिट लिस्ट कौन से हिसाब से वो मेरिट लिस्ट लगता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। अभी आपका मेरिट नंबर जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का सीईटी का स्कोर कितना है, राइट। यानी कि आपका जो मेरिट नंबर है वो 12th बोर्ड के रिजल्ट के ऊपर बिल्कुल नहीं है। आपका जो सीईटी का स्कोर है वो सीईटी का स्कोर जो है उसके हिसाब से आपको जो है मेरिट नंबर जो है वो दिया जाता है। अभी मान के चलो कि 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट हैं, तीनों के तीनों को सीईटी में सेम परसेंटाइल है, तो आप सोचोगे कि सर ये तीनों के 3 बच्चों जो है उनको मेरिट नंबर सेम दिया जाएगा क्या? अगर उनके परसेंटाइल सेम है तो उनका मेरिट नंबर सेम होगा क्या? तो आंसर है नो। अगर उनका परसेंटाइल सेम है तो क्या करते हैं, उन बच्चों का फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री का जो मार्क्स है वो 12th का देखा जाता है। अभी यहाँ पे मान के चलो 3 बच्चों का सीईटी का स्कोर सेम है, तो किसको मेरिट नंबर पहला देना है, उसके लिए उन बच्चों का मैथमेटिक्स का स्कोर देखा जाता है बोर्ड का। अभी उन 3 बच्चों में जिसका मैथमेटिक्स का स्कोर बोर्ड का ज़्यादा है उसको पहला मेरिट नंबर रहता है, और बाकी बच्चों का मेरिट नंबर उसके बाद रहता है। अभी मान के चलो कि कोइंसिडेंसली वो तीनों बच्चों का मैथमेटिक्स का स्कोर भी सेम है, तो फिर उनका फिजिक्स का स्कोर देखा जाएगा कि जिसका ज़्यादा है उसको पहला मेरिट नंबर दिया जाएगा। मान के चलो कि वो फिजिक्स का भी स्कोर तीनों का सेम है, फिर एचएससी के जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो देखे जाते हैं। तो इसके हिसाब से बच्चों का जो स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर है वो फाइनल हो जाता है। अभी जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए डिप्लोमा का परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। एसएससी का परसेंटेज, अगर डिप्लोमा का परसेंटेज सेम है तो एसएससी का परसेंटेज चेक किया जाता है। अगर एसएससी का भी परसेंटेज सेम है तो एसएससी में मैथमेटिक्स को कितने मार्क्स मिले थे वो चेक किया जाता है। अगर मैथमेटिक्स के मार्क्स भी सेम है तो उस स्टूडेंट के लिए वो देखते हैं साइंस में किसके ज़्यादा मार्क्स है।
इसके हिसाब से ये मेरिट लिस्ट नंबर जो रहता है वो बच्चों को अलॉट किया जाता है। अभी आपको मेरिट नंबर कौन से मिलने वाले हैं? स्टेट मेरिट लिस्ट यानी कि SML नंबर हम उसको बोल सकते हैं। तो हर एक स्टूडेंट के लिए आप मैनेजमेंट कोटा में जाओ, इंस्टीट्यूट लेवल पे जाओ, अगेंस्ट कैप जाओ, गवर्नमेंट के प्रोसेस थ्रू जाओ, आपको ये प्रोसेस कंपलसरी करना ही है। बच्चे बोलते हैं कि हाँ मैं कॉलेज गया था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने जमा कर दिए, जो डोनेशन अमाउंट थी वो मैंने जमा की, अभी मेरा एडमिशन हो गया। वैसे नहीं है। उन बच्चों के लिए भी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कंपलसरी करना ही है। हर एक स्टूडेंट को जो स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर है वो कंपलसरी चाहिए, तभी जाके उसका फाइनल एडमिशन कंफर्म होता है। तो स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर के साथ साथ बच्चों को कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट नंबर भी दिया जाता है। कि मान के चलो कि मेरा स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर XYZ है, लेकिन मेरे कैटेगरी में, मेरा जो कैटेगरी OBC है, तो मेरे OBC कैटेगरी में मेरा नंबर कहाँ पे है, उसका भी एक रहता है मेरिट नंबर, उसे हम बोलते हैं कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट नंबर। उसके बाद जो स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर जो है वो कंपलसरी रहता है, जैसे कि मैंने बोला था, इज मस्ट फॉर कैप राउंड एडमिशन और इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन और अगेंस्ट कैप एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन कैसे भी ले लो, आपको कंपलसरी ये प्रोसेस करना है, आपको कंपलसरी स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर जो है लगेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं एडमिशन लेने के लिए, या तो आप कैप राउंड से आ जाइए, या तो सीधा अगर आपको लगता है कि मेरे परसेंटेज बहुत कम है, मुझे एडमिशन नहीं मिलने वाला, तो आप सीधा इंस्टीट्यूट लेवल पे या अगेंस्ट कैप एडमिशन बुक कर सकते हो। लेकिन कब? ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद। कब? ये आपको स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर कंपलसरी मिलेगा प्रोसेस होने के बाद, राइट। उसके बाद ही आपका इंस्टीट्यूट लेवल पे अगेंस्ट कैप का एडमिशन जो है वो फाइनल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सीक्वेंस फॉर एडमिशन प्रोसेस, वो कैसा है। तो सबसे पहले क्या होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले होता है सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स यानी कि कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच के लिए कितने सीट्स हैं, राइट। पूरा सीट का जो ब्रेकअप रहता है वो एडमिशन पोर्टल यानी कि mahaCET.org ये जो वेबसाइट है वहाँ पे मिलता है। उसके बाद क्या करना है, आपको स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर मिला है, कैटेगरी वाइज भी मेरिट नंबर मिला है, और आपको पता चला है कि मेरा मेरिट नंबर इतना है। तो आपको करना क्या है कि जो वेबसाइट है वो वेबसाइट पे विजिट करके, मान के चलो आपने टारगेट किया कि मुझे COEP जाना है, मुझे एडमिशन COEP में चाहिए। तो COEP में पिछले साल कंप्यूटर का कट ऑफ क्या था, उसका मेरिट लिस्ट नंबर क्या था, कौन से बच्चों को एडमिशन मिला था, तो वो आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ देखने के लिए आपको अगेन वही mahaCET.org का जो वेबसाइट है वहाँ जाना है, ताकि आपको पता चलेगा पिछले साल क्या हुआ था, किसको एडमिशन मिला था, कट ऑफ कितना था, मेरा यहाँ पे नंबर लग सकता है या नहीं लग सकता है। इसके हिसाब से आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है, राइट। तो सीट मैट्रिक्स से आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। उसके बाद ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म रहता है, वो जो है वो ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म आपको भरना है। अभी ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म जो है वो क्या है, ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म यानी कि जैसे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, आपको स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर मिला, जनरल जो आपका जो कैटेगरी का नंबर है वो भी नंबर आपको मिला। उसके बाद आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है। ऑप्शन फॉर्म यानी कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, राइट, आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। तो आपको कुछ कॉलेजेस जो है वो आइडेंटिफाई करना है, कॉलेजेस का लिस्ट बनाना है, और उन कॉलेजेस में आपको कौन सी ब्रांच चाहिए वो ब्रांचेस का भी आपको लिस्टिंग करना है, और आपको उसका सीक्वेंस लगा के रखना है। ये ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले आपको करना है कि मुझे किस तरीके से कॉलेज का सीक्वेंस चाहिए, मेरा घर कहाँ पे है, मेरे घर के नज़दीक कौन सा कॉलेज अच्छा है, राइट। ये पूरा एनालिसिस माइक्रो लेवल पे आपको करना है, ताकि ऑप्शन फॉर्म भरते समय आप प्रॉपर सीक्वेंस दे पाए, राइट। तो ये सीक्वेंस जो है वो आपको ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले ही क्या करना है, रेडी करके रखना है, और उसके बाद आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फॉर्म आप भरोगे, ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद डिस्प्ले होगा अलॉटमेंट। तो आपका जो अलॉटमेंट है ऑन CET सेल एडमिशन पोर्टल, अगेन उसी पोर्टल पे अलॉटमेंट का एक लेटर आता है, राइट। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो जिस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेज का नाम और कौन सी ब्रांच मिली है उस ब्रांच का नाम उस लेटर पे आता है, राइट।
उसके बाद आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस करना है या तो फ्रीज करना है। फ्रीज यानी कि आपको जो कॉलेज मिला है आपके हिसाब से मिला है, राइट, और जो ब्रांच मिला है वो भी आप लाइक करते हो तो आप सीधा जाके वहाँ पे एडमिशन कंफर्म कर सकते हो रिपोर्ट करके। मान के चलो कि आपको कॉलेज जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं मिला है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे थोड़ा और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आपको नॉट फ्रीज करना है और सेकंड राउंड के लिए प्रोसीड होना है। तो सेकंड राउंड प्रोसीड करने के लिए आपको कंपलसरी नॉट फ्रीज करना पड़ेगा, और अगर आपको एडमिशन कंफर्म करना ही है, जो मिला है वो आपके हिसाब से मिला है और आप वही चाहते हो, वही कॉलेज मिला है, तो आप फ्रीज कर सकते हो, नहीं तो आप नॉट फ्रीज करके आगे चल सकते हो। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोसेस में, अगेंस्ट कैप एडमिशन, राइट, यानी कि जो आखिरी में स्पॉट राउंड रहता है वो स्पॉट राउंड पे अगेंस्ट कैप होता है। और सिक्स्थ पॉइंट जो है कट ऑफ डेट। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सीट मैट्रिक्स क्या रहता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे सीट मैट्रिक्स का जो आपके सामने है। अभी यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है पिछले साल का, ये भी 2023 एग्जांपल लिया है मैंने मराठवाड़ा मित्र मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोहगांव पुणे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ब्रांच कोर्स का नेम आपको दिखेगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, वहाँ पे 120 सीट्स है। अभी ये पूरा आपको CET सेल जो पोर्टल है वहाँ पे हर एक कॉलेज का ये पूरा सीट मैट्रिक्स का ब्रेकअप आपको मिलेगा, हर एक कॉलेज का। बस सिंपल क्लिक करना है वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आपको ये पूरा डिटेल मिलेगा कि कॉलेज कौन सा है, ब्रांच कौन सी है और मेरे कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी ओपन है, ओपन में जनरल G एंड EL यानी कि लेडीज़। तो जनरल के लिए होम यूनिवर्सिटी के लिए 18 सीट्स अवेलेबल है और अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए 6 सीट्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपना कैटेगरी देख के, आप अगर लेडीज़ हो तो लेडीज़ के लिए कितने हैं, राइट, और जनरल में जो है जनरल में कितने सीट्स है वो आप देख सकते हो। उसके बाद जो है चॉइस कोड, जब आपको मैंने बात किया था ऑप्शन फॉर्म भरने का, तो ऑप्शन फॉर्म भरते समय आपको चॉइस कोड यानी कि हर एक इंस्टीट्यूट को ID रहता है, यूनिक कोड रहता है, चॉइस कोड रहता है। मान के चलो आपके सामने मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है MMIT एंड MMCOE। तो यहाँ पे MMIT का इंस्टीट्यूट कोड जो है वो है 06203 एंड MMCOE का COE यहाँ पे E मिसिंग है, MMCOE का है 06156। ये इंस्टीट्यूट कोड है, ओके। अगर आप चॉइस कोड में देखोगे तो बड़ा सा एक चॉइस कोड आपके सामने है 06203, ये इंस्टीट्यूट कोड है। उसके बाद 245 ये कंप्यूटर ब्रांच आपने सिलेक्ट किया है, वो कंप्यूटर का कोड है, राइट। उसके बाद 1 फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है तो वहाँ पे 1 होगा। सीट टाइप जो है सीट टाइप, राइट, तो सीट टाइप आपका TFWS है या रेगुलर नॉर्मल सीट है, राइट। अगर TFWS है तो वहाँ पे T मेंशन करके आता है, अगर T मेंशन नहीं है वहाँ पे 0 है तो वो रेगुलर सीट आपके कैटेगरी के थ्रू अलॉट किया गया है। इसके बाद जो चॉइस कोड जो रहता है, चॉइस कोड, तो चॉइस कोड के लिए अभी मुझे क्या पता कि मान के चलो COEP का चॉइस कोड क्या है, MMCOE का क्या है, MMIT का क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है चॉइस कोड कैसा रहता है, क्या रहता है। तो चॉइस कोड का मैंने आपको अभी बोला कि चॉइस कोड का ब्रेकअप कैसे रहता है, पहले इंस्टीट्यूट कोड रहता है, उसके बाद ब्रांच का कोड रहता है, राइट, और उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट है वो रहता है। उसके बाद आपका सीट का टाइप रहता है कि रेगुलर अलॉटमेंट है या TFWS से है, ऑल राइट। तो यहाँ पे वो जो चॉइस कोड है वो देखने के लिए आपको अगेन mahaCET.org जो स्टैटिक पेज है, होम पेज है, वहाँ पे जाना है। तो आपको पूरा पिछले 3-4 साल का पूरा सीट मैट्रिक्स वहाँ पे आपको पता चलेगा हर एक कॉलेज के बारे में। उसके बाद मान के चलो मुझे 90 परसेंटाइल मार्क्स है CET में, तो 90 परसेंटाइल में मुझे पुणे के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, राइट।
अभी बिना देखे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा 90 परसेंटाइल कहाँ कहाँ बैठ सकता है, कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, कौन सी ब्रांच मुझे मिल सकती है। तो उसका पता करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखने हैं। प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ है राइट, वो कट ऑफ आपको थोड़ा बहुत आइडिया देंगे कि मेरा COEP में एडमिशन होगा या नहीं होगा, अगर होता है तो मुझे कौन सी ब्रांच मिल सकती है इतने परसेंटेज में। ये सारा कट ऑफ देख के आपको कॉलेज का लिस्ट बनवाना है राइट। तो ये कट ऑफ का जो है वो कट ऑफ का पूरा इन्फॉर्मेशन अगेन आपको ये CET.org का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको पूरा पिछले 3 साल का कट ऑफ मिल जाएगा, हर कॉलेज का, हर ब्रांच का। उसके बाद सैम्पल ऑप्शन फॉर्म कैसे रहता है। जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे तो जैसे कि आपको मैंने बोला था एकदम शुरुआत को, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता, आपको लॉगिन आईडी जो है वो जनरेट होता है राइट। आपको पासवर्ड भी वहाँ पे बनाना पड़ता है। तो लॉगिन आईडी होगा, उसके बाद आपका कैंडिडेट का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ राइट, फिर कैटेगरी फॉर एडमिशन कौन सी है, इस तरीके से यहाँ पे होगा। और ऑप्शन गिवन बाय द कैंडिडेट, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे है कि ऑप्शन गिवन बाय द कैंडिडेट, और प्रेफरेंस उसने कैसे कैसे लगाया है, प्रेफरेंस 1 2 3 राइट, कौन से कॉलेज को उसने टॉप पे रखा है राइट। और चॉइस कोड के बारे में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कॉलेज का नाम नहीं दिखेगा, चॉइस कोड दिखेगा। चॉइस कोड से पता चलता है कि वो कोड कौन से कॉलेज का है, कौन से ब्रांच का है। अभी हम बात करते हैं ऑप्शन फॉर्म की। तो ऑप्शन फॉर्म भरते समय आप मैक्सिमम 300 कॉलेजेस डाल सकते हो। अभी बच्चे बोलते हैं सर 300 का लिस्ट मैं कब बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, इतने कॉलेजेस तो मुझे पता नहीं है, मुझे तो बस 15 20 25 ही कॉलेज पता है। तो 300 का लिमिट है भाई लोग, 300 ऑप्शन डालना कंपलसरी नहीं है। अगर मेरा परसेंटाइल अगर 99.99 है और मुझे COEP कंप्यूटर ही चाहिए तो मैं बस एक ही ऑप्शन डाल दूंगा, COEP कंप्यूटर। मुझे पता है मुझे मेरा एडमिशन वहाँ पे होने वाला है राइट। पूरा एनालिसिस करने के बाद बच्चों को पता चलता है कि मेरा कहाँ पे हो सकता है। तो वहाँ पे आप एक ऑप्शन डाल सकते हैं, 10 डाल सकते हैं, 50 डाल सकते हो, 25 डाल सकते हो, 100 डाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना डालोगे, कितना डाल सकते हो, 300। मतलब ये नहीं है कि आपको 300 डालना कंपलसरी है। आप 5 कॉलेजेस का भी नाम डाल के ऑप्शन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, आपकी मर्जी कि कितने कॉलेजेस आपको डालना है। उसके बाद अभी ये ऑप्शन फॉर्म भरते समय आपको मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख के ही आपको कॉलेजेस डालने हैं। आपके परसेंटाइल है 50 परसेंटाइल है और आप पहला ऑप्शन डाल रहे हैं COEP राइट। मतलब ही नहीं है, क्यों COEP डाल रहे हैं राइट। COEP का 99 का कट ऑफ है, आप 50 के लिए COEP क्यों डाल रहे हो, नहीं डालना है। 50 के लिए पिछले साल को 50 परसेंटाइल में कौन से कॉलेज में राइट एडमिशन बच्चों को मिले थे, वो 50 के हिसाब से आपको कॉलेजेस का लिस्ट बनवाना है। उसके बाद जो शुरुआत के जो ऑप्शंस आपके रहेंगे प्रेफरेंस में, फर्स्ट फ्यू चॉइसेस आर इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट क्यों रहते हैं राइट, क्योंकि वो जो है अगर आपको लगता है फर्स्ट ऑप्शन आपको लगता है तो आपको लेना ही पड़ता है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो शुरुआत के ऑप्शन से प्रेफरेंस में राइट वो प्रॉपर होने चाहिए, उसमें गलती नहीं चाहिए। दूसरी बात, गिव प्रेफरेंस टू कॉलेज। वो आपकी चॉइस है कि कॉलेज आपको इंपॉर्टेंट है या ब्रांच इंपॉर्टेंट है राइट। उसके बाद एक्रेडिटेशन यानी कि NAC एक्रेडिटेशन, उसका NAC कम से कम A होना ही चाहिए राइट। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है या नहीं है, वो भी आपको पता करना है। अभी यहाँ पे बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, अरे यार मैं कॉलेज इंपॉर्टेंट समझूं या ब्रांच इंपॉर्टेंट समझूं। तो मेरे हिसाब से ब्रांच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज में आप बस 4 साल ही रहने वाले हो, लेकिन जो ब्रांच आप लोगे वो ब्रांच को आपको आपके साथ रखना है पूरा ज़िंदगी तक। कॉलेज पे वो जो कॉलेज आप सिलेक्ट करोगे वो कॉलेज बस 4 साल ही आपको प्लेटफॉर्म देगा, 4 साल ही आप वहाँ पे रहोगे। लेकिन 4 साल के बाद जब आप इस दुनिया में निकल के आओगे तो आपकी जो ब्रांच आपने सिलेक्ट की थी वही ब्रांच आपको आगे लेके जाएगी, ना कि वो कॉलेज। तो मेरा कहना सब लोगों को वही है कि आप ब्रांच के बारे में सोचो, कॉलेज के बारे में मत सोचो ज़्यादा। अगर कॉलेज के बारे में बच्चे सोचते कि नहीं वो कॉलेज मेरे घर के नज़दीक है, मुझे दूर नहीं जाना है,
तो फिर कॉलेज, अगर आपको कॉलेज ही इम्पोर्टेंट है तो आप उस कॉलेज का एक्रेडिटेशन देखिए, वहाँ पे लैबोरेटरी फैसिलिटी कैसी है वो देखिए, उसके बाद वहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी है क्या नहीं है, इन्वायरमेंट कैसा है, एक्सपोजर वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट रहता है बच्चों का कि प्लेसमेंट है क्या, प्लेसमेंट है क्या, तो वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ब्रांच के लिए प्रेफरेंस दे रहे तो ब्रांच इस तरीके से चुनो भाई लोग कि उसको स्कोप होगा 4 साल के बाद, राइट, और आपका उस ब्रांच में इंटरेस्ट होना चाहिए, ओके, और उस ब्रांच के रिलेटेड आपको जो नॉलेज गेन करना है, जो इम्प्रूवमेंट करना है, प्रोग्रेस करना है, उसके लिए उस ब्रांच के रिलेटेड उस कॉलेज में फैसिलिटीज अवेलेबल है क्या, वो भी आपको एक बार देखना है, राइट। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि हाँ अभी मुझे दिख रहा है कि कंप्यूटर के लिए बहुत स्कोप है, बहुत अच्छे जॉब मिल रहे हैं अभी, लेकिन आप कंप्यूटर के लिए मार्केट में कब आने वाले हो, 4 साल के बाद। कब? 4 साल के बाद। तो आप थोड़ा सा सोचो कि 4 साल के बाद क्या सिचुएशन हो सकती है, राइट। पिछले 5-6 साल से पूरी दुनिया कंप्यूटर कंप्यूटर बोल रही है, जिसको 1% मिला है वो भी कंप्यूटर बोल रहा है, जिसको 99 बोल रहा है मिले हैं वो भी कंप्यूटर बोल रहा है। आर यू गेटिंग? अगर इस तरीके से पिछले 5-7 साल से सिनेरियो है तो आगे जाके उन स्टूडेंट्स को हाईएस्ट पैकेज नहीं मिलने वाला है, राइट। कम पैकेज में उनको काम करना पड़ेगा, राइट। तो आप थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए और उसके हिसाब से प्रॉपर ब्रांच सिलेक्ट कीजिए। और दूसरी बात ये रहती है कि हाँ मुझे वो कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मुझे वो लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट है। किसने बोला कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेने के बाद ही आप लैंग्वेज की पढ़ाई कर सकते हो? आप कौन सा भी ब्रांच ले लो, कौन सा भी ब्रांच आप इंजीनियरिंग के ले लो, राइट। अगर आपको इंटरेस्ट है लैंग्वेजेस में तो आपको किसने रोका है कि आपका ब्रांच मैकेनिकल है तो आप ये सी प्लस नहीं पढ़ सकते, पाइथन जावा नहीं पढ़ सकते? किसने आपको बोला? अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल ब्रांच में हो तो भी आप हर एक लैंग्वेज का जो पढ़ाई है, राइट, वो आप वो कर सकते हो। प्रोग्रामिंग में आप मास्टरमाइंड हो सकते हो, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होने के बावजूद भी आप 4 ईयर के बाद टॉप आईटी कंपनी में आप एंट्री कर सकते हो कंप्यूटर इंजीनियर के साथ, मे बी उससे ज़्यादा पैकेज लेंगे। बस रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि आपको जो है रिक्वायर्ड नॉलेज होना चाहिए, राइट। आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, वो स्किल सेट के बदौलत आपको, राइट, आईटी इंडस्ट्री चाहिए तो आईटी इंडस्ट्री में अच्छा जॉब मिलेगा, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर जो स्टूडेंट है उससे भी अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर आपके पास अच्छे स्किल सेट्स अगर रहते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा, राइट। तो थोड़ा सा ये ब्रांच सिलेक्ट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए कि 4 साल के बाद मुझे कौन से ऑप्शंस रहेंगे जॉब के लिए। तो हम जाते हैं अभी राउंड की तरफ। तो कैप राउंड जो है, मान के चलो कि अलॉटमेंट आपका हुआ है और अलॉटमेंट में आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया है, अलॉटेड फर्स्ट प्रेफरेंस। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के लीजिए कि ऑप्शन फॉर्म भरते समय आपने फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज डाला था वही कॉलेज आपको मिल गया। फर्स्ट नंबर पे डाला था, इसका मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो फर्स्ट नंबर को कॉलेज डाला है आपने वही कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। वहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑटो फ्रीज करता है आपका एक्सेप्टेंस। आप जो है, राइट, फर्स्ट ऑप्शन जब आपको मिलता है तो ऑटो फ्रीज होता है। ऑटो फ्रीज के बाद आपको कंपलसरी सीट एक्सेप्ट करना ही है, ऑनलाइन 1000 फी पे करना है, और इंस्टीट्यूट जो है, जिस इंस्टीट्यूट का अलॉटमेंट हुआ है उस इंस्टीट्यूट में जाके आपको रिपोर्ट करना ही है। अगर नहीं किया तो आप पूरे प्रोसेस के बाहर निकल जाओगे, एग्जिट फ्रॉम कैप राउंड। तो एक बार अगर कैप राउंड के अगर आप बाहर चले गए तो फिर आपका गवर्नमेंट के प्रोसेस के थ्रू एडमिशन नहीं होगा। आपके पास बस एक ही ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन, और वहाँ पे आपको पूरा फीस देना पड़ेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था एक स्लाइड के ऊपर कि फर्स्ट फ्यू प्रेफरेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फर्स्ट ऑप्शन मिलता है ऑटो फ्रीज, वहाँ पे लेना ही है, राइट। और आपने नहीं लिया तो आप प्रोसेस के बाहर। ये इंपॉर्टेंट आप समझ के लीजिए। सीट एक्सेप्टेंस फी आपको मैंने बोला, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो 1000 है, वो आपको आपके लॉगिन थ्रू ही
पे करना है, किसी के हाथ में नहीं देना है, किसी कॉलेज को नहीं देना है, आपके लॉगिन में जाके आपको वहाँ पे 1000 ऑनलाइन पेमेंट करना है, वो सीधा DTE को चला जाएगा, वो रहेगा आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस। मान के चलो कैप राउंड 1 और 2 में आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस ऑप्शन मिला है, यानी कि पहला प्रेफरेंस जो है वो नहीं मिला है, सेकंड प्रेफरेंस जो है, ऑप्शन फॉर्म की मैं बात कर रहा, ऑप्शन फॉर्म में जो फर्स्ट ऑप्शन आपने डाला था वो आपको नहीं मिला है, वो पहला छोड़ के बाकी नीचे का कुछ तो मिला है, दैट इज व्हाट, अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस। तो अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है तो चॉइस आपकी है। मान के चलो कि आपको फिफ्थ नंबर का, फिफ्थ प्रेफरेंस पे जो कॉलेज है फिफ्थ नंबर पे वो आपको मिला है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सेकंड राउंड में नहीं जाना है, ये 5 नंबर का जो मिला है वही मुझे लेना है, तो आप सीधा सीधा उसे फ्रीज करो। फ्रीज करने के बाद जो है सीट एक्सेप्टेंस का जो फीस है वो ऑनलाइन पे करो, सीधा कॉलेज को जाके रिपोर्ट करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करो, फीस सबमिट कर दो, आपका एडमिशन हो गया। मान के चलो कि नहीं मुझे 5 नंबर का मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सेकंड नंबर का मिल सकता है, थर्ड नंबर का मिल सकता है, और मुझे उसके लिए कोशिश करना है, तो मैं क्या करूँ तो क्या करूँ? कुछ नहीं करना है, नॉट फ्रीज के ऊपर क्लिक करना है। नॉट फ्रीज का मतलब ये है कि आपको अभी एडमिशन नहीं लेना है, आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन बच्चा बोलता है कि मुझे जो अभी कॉलेज मिला है वो भी मुझे थोड़ा सा मेरे नाम पे रखना है और नेक्स्ट राउंड के लिए भी मुझे ट्राई करना है। यस, वो आप कर सकते हो, बस नॉट फ्रीज करो और ऑनलाइन फी जो है वो सीट एक्सेप्टेंस का फीस पे करो, राइट। तो अगर आप सीट एक्सेप्टेंस का फीस 1000 रहता है, अगर आप वो पे करते हो तो आपको कॉलेज को जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन एक्सेप्टेंस फीस भरा है, वो कॉलेज आपके नाम पे रहेगा, रिजर्व रहेगा, राइट। और यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, यानी कि सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। अगर आपने नॉट फ्रीज किया और ऑनलाइन एक्सेप्टेंस जो रहता है, सीट एक्सेप्टेंस ऑनलाइन फीस भरा ही नहीं, तो वो जो कॉलेज आपको राउंड 1 में मिला था वो आपके लिस्ट में से या आपके अलॉटमेंट से चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वो भी होल्ड करके रखना है और मुझे कोशिश करना है कि उसके ऊपर का अगर मिलता है तो मिले, नहीं तो एटलीस्ट मुझे जो पहले मिला था वो मेरा होल्ड है और वो मैं बाद में ले लूँगा, तो उसके लिए आपको कंपलसरी सीट एक्सेप्टेंस फीस 1000 पे करना ही है। ओके, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अदर दैन फर्स्ट प्रेफरेंस, मान के चलो बच्चे ने क्या किया है, नॉट फ्रीज किया है। नॉट फ्रीज का मतलब है बेटरमेंट के लिए जाना है, ऊपर के ऑप्शन के लिए जाना है, मुझे ऊपर का ऑप्शन मिल सकता है, उसके लिए मुझे जाना है। तो बच्चे ने नॉट फ्रीज किया उसके लॉगिन में जाके। अभी बहुत बच्चे बोलते हैं कि अभी मैं क्या करूँ, अलॉटमेंट तो हुआ है, अब मैं क्या करूँ। कुछ नहीं करना है, अपना लॉगिन आईडी डालो, पासवर्ड डालो, आपका लॉगिन ओपन हो जाएगा। थोड़ा आंखें ओपन करके देखो, वहाँ पे ऑप्शन होगा फ्रीज नॉट फ्रीज। नॉट फ्रीज करना है तो नॉट फ्रीज के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद नीचे उसके दिखेगा कि सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है अनपेड रहेगा, तो वहाँ पे 1000 आपको पे करना है। तो 1000 पे करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपको जो ऑप्शन मिला था वो रिटेन होता है। रिटेन यानी कि आपके नाम को ही रहता है, राइट। और आप क्या कर सकते हो, जब नेक्स्ट राउंड को आपको जाना है सेकंड राउंड में, तो सेकंड राउंड में आप जाते हो तो आप दोबारा ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो, या जो शुरुआत का जो ऑप्शन फॉर्म का जो सीक्वेंस था वही आप रीसबमिट कर सकते हो, चॉइस आपकी है। बस जो आपको कॉलेज मिला था राउंड 1 में, आपने नॉट फ्रीज किया, 1000 फीस भी पे किया, वो कॉलेज आपके लिस्ट में आपके नाम पे एज इट इज़ आखिरी में आएगा, राइट। तो आप सेकंड राउंड में दोबारा ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो वही ऑप्शन फॉर्म एज इट इज़ रख सकते हो। तो ऑनलाइन फ़ी भरने की वजह से आपका जो करंट अलॉटमेंट है वो आपके नाम पे रहता है, कैंसिल नहीं होता, राइट। अभी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपको सेकंड राउंड में नया अलॉटमेंट मिलता है, सेकंड राउंड में मान के चलो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। कैप राउंड 1 में आपको 5th नंबर का ऑप्शन मिला था, आपने नॉट फ्रीज किया, 1000 फी पे की, तो 5th नंबर का ऑप्शन आपके नाम पे रह गया। अभी सेकंड राउंड में क्या हुआ, आपको ऑप्शन नंबर 4 लग गया। तो 4 अगर लगता है तो 5th नंबर का ऑटोमेटिकली आपके नाम से चला जाता है। 2 कॉलेज आपको देने के लिए गवर्नमेंट पागल नहीं है। एक बार
आपको फोर्थ ऑप्शन मिलता है राउंड 2 में, तो फिफ्थ नंबर का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके नाम से चला जाएगा। आर यू गेटिंग? दैट्स व्हाट रिटन हियर, इफ न्यू अलॉटमेंट इन नेक्स्ट राउंड प्रीवियस इज कैंसल्ड, यानी कि पुराना अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है। राउंड 3 की हम बात करते हैं। राउंड 3 आखिरी राउंड रहता है, वहाँ पे राइट आपको जो मिलेगा वही आपको लेना है, क्योंकि राउंड 4 अवेलेबल नहीं है। तो राउंड 3 में क्या है, अलॉटेड एनी प्रेफरेंस, कौन सा भी प्रेफरेंस का अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे आपको कोई चांस नहीं है, ऑटो फ्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको वहाँ पे सीट एक्सेप्ट करना ही है। अगर ऑनलाइन फ़ी आपने ऑलरेडी भरी थी 1000 तो दोबारा भरना नहीं है, सीधा कॉलेज पे जाओ, रिपोर्ट करो, आपका एडमिशन हो गया। अगर गलती से कैप राउंड 3 में आपने अगर जो कॉलेज आपको मिला था ऑटो फीस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन फ़ी पे नहीं की, इंस्टीट्यूट को नहीं गए, तो वो भी कॉलेज चला जाएगा, आप सिस्टम से बाहर हो जाओगे और आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, इंस्टीट्यूट लेवल। ओके, तो ये कैप राउंड 3 जो है वो लास्ट है, एंड इट इज़ अ मैंडेटरी टू एक्सेप्ट एनी अलॉटेड सीट, नहीं तो वो बंदा कैप राउंड से बाहर जाएगा और उसको एक ही ऑप्शन रहेगा, इंस्टीट्यूट लेवल, मैनेजमेंट लेवल पे एडमिशन लेना है। तो इंस्टीट्यूट लेवल और अगेंस्ट कैप क्या रहता है? अगेंस्ट कैप यानी कि वो स्पॉट राउंड रहता है। ये दोनों के लिए एलिजिबिलिटी वही है, ओपन के लिए 45, रिजर्व के लिए 40, इंस्टीट्यूशनल कोटा 20% रहता है। यानी कि अगर मान के चलो MMIT कॉलेज में कंप्यूटर के लिए 120 सीट्स है, तो 120 में 24 सीट्स जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे रहते हैं, यानी कि मैनेजमेंट के रहते हैं। उसके बाद अगेंस्ट कैप जो रहता है, अभी बच्चे बोलते हैं सर ये अगेंस्ट कैप क्या रहता है? अगेंस्ट कैप यानी कि मान के चलो कैप राउंड 3 तक जिनका जिनका अलॉटमेंट मान के चलो कि MMIT में अलॉटमेंट मेरा हुआ है, लेकिन 5 बच्चे अलॉटमेंट होने के बावजूद भी इंस्टीट्यूट को गए नहीं, उन्होंने MMIT को फॉर एग्जांपल रिपोर्ट नहीं किया नंबर लगने के बावजूद भी, तो वो जो बच्चे हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया वो सीट्स वैकेंट हो जाते हैं। वैकेंट होने के बाद वो सीट्स किस में आएंगे? अगेंस्ट कैप में आएंगे। अगेंस्ट कैप यानी कि वैकेंट है, तो कैप राउंड होने के बाद वो जो वैकेंट सीट है स्पॉट राउंड के लिए खुले रहते हैं, और मेरिट के हिसाब से वहाँ पे बच्चों को स्पॉट राउंड पे एडमिशन मिलता है। जो स्पॉट राउंड पे आता है, अगेंस्ट कैप आता है, इंस्टीट्यूट लेवल पे आता है, उसके लिए गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, कोई स्कॉलरशिप नहीं रहेगी, उनको पूरा फीस जो है वो देना पड़ेगा। अभी कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना वो भूल गए, उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के प्रोसेस में नहीं आएंगे, उनको सीधा इंस्टीट्यूट लेवल पे एडमिशन लेना है। जिसको एडमिशन कैंसिल करना है, मान के चलो कि आपने एडमिशन लिया था कैप राउंड 1 में और आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे इंजीनियरिंग करना ही नहीं है, मुझे मेडिकल जाना है, फार्मेसी जाना है, अब कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है, अपना लॉगिन जो है लॉगिन आईडी डालो, पासवर्ड डालो। आपको वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिंक्स रहते हैं, कुछ ऑप्शंस रहते हैं, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कैंसिल एडमिशन, और कैंसिल एडमिशन रिक्वेस्ट आपको डालना है। लेकिन ये जो कुछ भी कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट है, फाइनल कट ऑफ का जो डेट है उसके पहले चाहिए। तो अगर आप कट ऑफ डेट के पहले अगर कैंसिल करते हो तो बस 1000 आपके फीस में से डिडक्ट होगा, बाकी पूरी फीस आपको उस कॉलेज को रिटर्न देनी पड़ती है। अभी बहुत सारे कॉलेज रहते हैं कि वो जानबूझ के बच्चों को बोलते हैं एडमिशन कैंसिल करना है तो करो, आपको फ़ी नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट का GR है, अगर कट ऑफ डेट के पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो बस 1000 ही वहाँ पे डिडक्ट किया जाता है, बाकी पूरा फीस आपको रिटर्न मिलता है। अभी आफ्टर कट ऑफ डेट, अगर कट ऑफ डेट चला गया, मान के चलो कि 25 अगस्त कट ऑफ डेट है, वो डेट चली गई और बच्चा 26 को गया और बोला मुझे एडमिशन कैंसिल करना है, तो वो एडमिशन अगर कैंसिल करने के लिए जाता है 26 को कट ऑफ डेट होने के बाद, तो उसको मे बी पूरे फर्स्ट ईयर की, मे बी नहीं कंपलसरी फर्स्ट ईयर की फ़ी देनी पड़ेगी, और कुछ कॉलेजेस बोलेंगे कि नहीं कि तुझे पूरे 4 साल का फीस देना पड़ेगा, राइट। तो नो रिफंड, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, पे फुल फीस। उसके बाद
और यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि मान के चलो आपने मैकेनिकल के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और अब फर्स्ट ईयर होने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे कंप्यूटर चाहिए और वो कॉलेज में कंप्यूटर सीट अवेलेबल है, तो आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में राइट आप आपका ब्रांच चेंज कर सकते हो। उसके लिए बस आपका रिजल्ट ऑल क्लियर अच्छा पॉइंटर आना चाहिए। दूसरी बात जो है, आप फर्स्ट ईयर के बाद एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में भी जा सकते हैं, बस एनओसी लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दोनों कॉलेज से राइट, तो आप कॉलेज भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद है अगर सेम कॉलेज में आपको ब्रांच चेंज करवाना है, 10 बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे मैकेनिकल से कंप्यूटर जाना है या कंप्यूटर से मैकेनिकल जाना है, तो वहाँ पे मेरिट नंबर के हिसाब से वहाँ पे ब्रांच चेंज करके देते हैं। अभी दूसरी बात, आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर में प्राइवेट कॉलेज में है और आप बोल रहे हैं कि सेकंड ईयर में गवर्नमेंट में जाना है, नहीं होगा। आपका मान के चलो कि फर्स्ट ईयर में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन है, आप बोल रहे हैं सेकंड ईयर में ऑटोनॉमस में जाना है, नहीं चलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाह रहा कि आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे स्कैन करो। मोबाइल में स्कैनर का ऐप रहता है, अच्छी तरीके से स्कैन करो, प्रॉपर एकदम स्कैन करके जेपीजी राइट या तो पीडीएफ फॉर्मेट में अपने जीमेल पे ड्राइव पे उसे सेव करके रखो। ये थ्रू आउट लाइफ वो लगता है, पूरा लाइफ लगता है। इंजीनियरिंग के बाद भी जॉब को जाना है, जॉब को अप्लाई करना है, वहाँ पे भी वो लगता है। तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन करके अच्छा सा अपना जीमेल अकाउंट ओपन करो, उसमें गूगल ड्राइव में ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करो, अच्छी तरीके से स्कैन करके रखो। आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है, आपका ही मोबाइल नंबर आधार कार्ड को लिंक चाहिए, मम्मी पापा का मोबाइल नहीं चलेगा। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो आपको मोबाइल लेना है, खुद का नंबर खुद के आधार नंबर से लिंक करना है राइट, क्योंकि वो स्कॉलरशिप के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद आपका अगर बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप आज के आज ही जाके राइट नेशनलाइज बैंक में आपका अकाउंट खोलिए राइट। वो आपका अकाउंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप उसी अकाउंट पे डिपॉजिट होती है। उसके बाद जो आधार नंबर है वो बैंक नंबर से लिंक होना चाहिए, और यानी कि 3 चीज़ें लिंक होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर और आपका बैंक नंबर। ये 3 चीज़ें एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए, तभी जाके स्कॉलरशिप की जो चीज़ें हैं, फीस, स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स है, जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में प्रॉपर आएगा। अभी आखिरी में यहाँ पे मराठवाड़ा मित्र मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोहेगांव में हमारा कैंपस है, तो उसमें कंप्यूटर, एआईडीएस, मैकेनिकल, सिविल, मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एंड एआई ये ब्रांचेस अवेलेबल है राइट। अगर आपको कुछ डिटेल में और इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपके कुछ डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, क्यूरीज है, तो मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एनी टाइम फॉर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन राइट। तो ये था पूरा डिस्कशन एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड राइट। अगर आपको इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने आपको बोला आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट राइट। अच्छी तरीके से प्रोसेस कंप्लीट करो राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।